नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 9वीं हिंदी एक्सटीज भाग 1 पाठ नंबर 2 लहासा की ओर। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले इस पाठ के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इस पाठ में राहुल सांकृत्यायन ने एक यात्रा का वृत्तांत किया है। वो कहीं यात्रा पर गए थे तो उस यात्रा के विषय में उन्होंने इसमें लिखा है, जिसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग से ल्हासा जा रहा था। फरी कलिंगपोंग मार्ग के प्रारंभ होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी मार्ग से होता था। पहले भारत और नेपाल का जो व्यापार था वो इसी तिब्बत के मार्ग से, नेपाल और तिब्बत के मार्ग से होता था। चीनी पलटन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती थी। वहाँ पर चौकियाँ और किले बने हुए थे, यानी दुर्ग बने हुए थे, तो उनमें रहती थी। अब फौजी मकान गिर गए हैं तथा किलों में किसानों ने अपने घर बना लिए हैं। ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता है। तिब्बत में यात्रियों को सुविधाएं भी हैं और कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ भी सुविधाएं भी मिलेंगी लेकिन कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं। वहाँ छुआछूत, पर्दा प्रथा, जातिगत भेदभाव आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सभी लोग एक समान है। कोई छुआछूत का, पर्दा प्रथा का या जातिगत कोई भेदभाव वहाँ पे नहीं करते। यात्री घर के अंदर तक जाकर बहुओं तथा सास को चाय पकाने के लिए कह सकते हैं। वह चाय बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में लाकर दे देंगी। मिट्टी के बर्तनों में वो चाय लाकर दे देंगी। जब वे उस किले से चलने लगे तो एक व्यक्ति ने इनसे राहदारी मांगी। राहदारी क्या होती है कि हम जब रास्ते पर चलते हैं तो उसका कर मांगते हैं। जिस प्रकार आजकल बसें रोड पर चलती हैं तो उन बसों का भी टैक्स लगता है, इसी प्रकार राहदारी उन्होंने मांगी। इन्होंने दो चींटें उसे दे दी। उसी समय वे थोड़ला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए थे। वहां भी उन्हें थोड़ला जाना था ना, तो थोड़ला के अंतिम गांव में वे वहां पे पहुंच गए थे, जहां भी लेखक के साथ चल रहे बौद्ध भिक्षु सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे। उनके साथ एक बौद्ध भिक्षु चल रहा था, उनका दोस्त, जिसका नाम था सुमति। उसके जान पहचान के लोग वहां पे रहते थे, इसलिए उन्हें ठहरने के लिए वहां पर क्या था कि अच्छा स्थान मिल गया था। अब लेखक और उसके साथी को बहुत मुश्किल डांडा थोड़ला पार करना था। डांडा क्या होता है कि बहुत ऊंची जो जगह होती है उसको डांडा बोलते हैं। अब उस ऊंची जगह पर जाने के लिए तो मुश्किल तो होगी। तिब्बत में डांडे अत्यंत खतरनाक स्थान माने जाते हैं। जो ऊंचे स्थान होते हैं वो बहुत खतरनाक माने जाते हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनकी दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता, यानी इतनी ऊंचाई होती है कि उनके आसपास कोई गांव भी नहीं होता। डाकुओं के लिए यह स्थान बहुत ही सुरक्षित जगह होती है, क्योंकि डाकू यहाँ पे छिप सकते हैं। इस निर्जन स्थान पर यदि किसी का खून भी कर दिया जाए तो कोई चिंता नहीं करता। डाकू भी पहले आदमी को मार देते हैं और बाद में उनका माल लूटते हैं। लेखक और उसका साथी ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर भीखमंगों की तरह उनसे दया करके एक पैसा दे दो कहकर भीख मांगने लगते। अब क्यों? क्योंकि वहां पे अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखता तो भीख मांगने लग जाते। तो उनको लगता है कि ये भीख मंगे हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं, इनको मारने का क्या फायदा है। वहां पहाड़ की ऊंची चढ़ाई देखकर लेखक ने सुमति को लंकोर तक 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा, यानी वहां ऊंची चढ़ाई पर जाने के लिए 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चलने लगे। डांडे से पहले उन्होंने एक स्थान पर रुक के उन्होंने चाय पी। दोपहर के समय डांडे के ऊपर जा पहुंचे। उनके दक्षिण की तरफ, जहां पे वो खड़े थे, उनके दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ से ढकी हजारों चोटियां थी और दूसरी ओर हरियाली और बर्फ से रहित, यानी वहां पर हरियाली और बर्फ नहीं थी, बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। चढ़ाई कुछ कठिन थी परंतु उतराई सहज थी। चढ़ना तो बहुत कठिन था लेकिन उतरना बहुत आरामदायक था। लेखक अपने घोड़े पर घूमता हुआ गलत रास्ते पर चला जाता है। रास्ते में किसी से रास्ता पूछकर वापस अपने रास्ते पर लौट आता है। वह जब देर से पहुंचा तो सुमति ने लेखक पर गुस्सा किया। लेखक ने सारा दोष अपने सुस्त घोड़े पर मंड दिया। क्योंकि घोड़ा धीरे चलता है। सुमति शीघ्र ही शांत हो गया।
अपना गुस्सा शांत कर लिया। लंकोर में इन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। वहां के यजमानों ने उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुकप्पा खाने के लिए दिया। इसके साथ वे तिंगरी के पहाड़ों में घिरे हुए टापू जैसे विशाल मैदान में पहुंच गए। वहां पे बहुत बड़ा मैदान था, वहां पे पहुंचे। वहीं एक छोटी पहाड़ी है जिसे तिंगरी समाधिगिरी कहते हैं। तिंगरी समाधिगिरी उस पहाड़ी को कहते हैं। वहां के गांव में सुमति के अनेक यजमान थे, यानी अनेक जानकार थे। सुमति कपड़ों की पतली पतली चीरी हुई बत्तियों के गंडे यजमानों को बांटते थे। गंडे क्या होते हैं? ताबीज। जो बत्तियों के ताबीज बने होते हैं वो उनको बांटते थे। लेखक ने सुमति को आसपास के गांव में जाने से मना कर दिया था। लहासा पहुंचकर उन्हें रुपए देने की बात भी कही कि अगर लहासा पहुंचो तो हमें पैसे भी देना। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन वे वहां से चल पड़े। सुमति के परिचित यजमान तिंगरी में भी थे, परंतु वे शंकर बिहार की ओर चलने लगे। जहां के भिक्षु नम से बहुत भद्र पुरुष थे, बहुत अच्छे पुरुष थे, बहुत अच्छे आदमी थे। वहां के मंदिर में कंजूर और बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां थी। वहां पर उनके द्वारा हाथों द्वारा लिखी हुई 103 पोथियां थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। 15-15 शेर मतलब 15-15 किलो वजन था, उनके अंदर वेट था। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया। लेखक पोथियां पढ़ने लगा। अंत में भिक्षुनम से विदा लेकर वे अपना अपना सामान पीठ पर लाद कर चल पड़े। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों का अर्थ भी बता देता हूं। पलटन शब्द आया है, पलटन इस पाठ में आया है, तो पलटन का अर्थ होगा सेना, फौज, झुंड। दुर्ग आता है, दुर्ग कहते हैं किले को। जिस प्रकार किला होता है, राजा महाराजा किले में रहते थे, दुर्ग में रहते थे। आबाद होता हुआ बसा हुआ, जहां पर लोग रहते हैं, बसा हुआ। परित्यक्त होता है किसी चीज को त्याग देना, छोड़ा हुआ, परित्यक्त, छोड़ा हुआ। अपरिचित, अपरिचित कहते हैं अनजान को, जिसको हम जानते नहीं है। राहदारी होती है रास्ते का कर, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं कहते हैं इस रास्ते का कर दो, तो वो राहदारी हो गया। भद्र होता है सभ्य। विकट होता है भयंकर, कठिन। डांडा होता है बहुत ऊंची जमीन होती है, उसको डांडा बोलते हैं। प्रवाह, प्रवाह होती है कोई किसी प्रकार की परवाह न करना, यानी चिंता न करना। डॉन क्विक्स तो ये स्पेनिश उपन्यासकार का सावतज के उपन्यास डॉन क्विक्सोर का नायक था। कंडे बोलते हैं उपले, जिस प्रकार गोबर के थाप कर उपले बनाए जाते हैं वो होते हैं कंडे। और गंडे होते हैं ताबीज, जिस प्रकार वो पतली पतली बत्तियों के बने हुए ताबीज वो देते थे। अब इसमें क्या आता है कि इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो ये कहते हैं कि इसका मुख्य कारण यह था संबंधों का महत्व। कहते हैं तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, यात्रियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ही ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। यानी जान पहचान के लोग होंगे तो वहां पे उचित स्थान मिल जाता है। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां अच्छी जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था, किंतु भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। इस बार उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोंपड़े में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति के कारण ही हुआ था। लेखक वहां शाम को पहुंचा था। उस समय वहां के लोग छंग पीकर होश खो देते हैं। छंग पीकर होश खो देते हैं, यानी वे नशे में हो जाते हैं, जिससे उन्हें सही गलत की पहचान हो पाती थी। अब होश में होंगे तो सही गलत की पहचान होगी, अब होश खो देंगे तो सही पहचान की, गलत और सही की पहचान नहीं कर पाएंगे। और सुमति भी उस समय उनके साथ नहीं थे। यह था प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 है, उस समय के तिब्बत में
हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। अब कहता है उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी, लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते हैं और फिर उनसे उनके पैसे वगैरह लूट लेते हैं या नहीं, तथा तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण वे लोग खुले आम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहां निर्जन स्थान भी थे जहां पुलिस का प्रबंध नहीं था और कोई दुर्घटना हो जाने पर उसका गवाह भी नहीं मिलता था। यानी वहां पर अगर किसी को मार के भगा दिया या मारकर छोड़ दिया तो उसका कोई गवाह भी नहीं मिलता था। आगे आता है लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे। अब किस कारण पिछड़ गए थे? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से दो कारणों से पिछड़ गए थे। नंबर एक, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, यानी बहुत आराम से चलता था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया, अकेले में रास्ता भूल गया। नंबर दो, वे रास्ता भटक कर 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, उन्हें वहां से वापस आना पड़ा, यानी वो किसी से रास्ता पूछ के वापस आए थे। तो ये इस प्रकार था। अब कहता है लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था क्योंकि अगर वह वहां चला जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता, बहुत समय लग जाता। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित जो पोथियां थी उनका अध्ययन करना चाहते थे, उनको वो पढ़ना चाहते थे, उनसे वो ज्ञान बटोरना चाहते थे। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर एक, जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश की बिल्कुल नया था। परिवेश यानी वातावरण बिल्कुल नया था। अब नंबर दो, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया, अकेले में रास्ता भी भूल गया था। नंबर तीन, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी, यानी जैसे डाकू जैसे लोग दिख रहे थे तो उनसे भीख मांगते ताकि लोग उनको गरीब समझ के ना मारे। भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। तेज धूप में चलना पड़ा, अपना सामान भी स्वयं ढोना पड़ा। वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उच्च स्थान भी नहीं मिला था क्योंकि सुमति वहीं पे रह गया था ना, सुमति नहीं मिला था, सुमति साथ नहीं आया था। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। उस समय वहां पे ये कुप्रथाएं नहीं थी। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु राहगीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था, यानी भिक्षु जो उनके साथ जाता था वह राजा के समान दूसरों के मतलब राजा के समान ही इज्जत पाता था। उस समय के तिब्बती समाज में औरतें पर्दा नहीं करती थी। उस समय तिब्बती जमीन राह जागीरदारों में बंटी थी, उसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। अब प्रश्न नंबर 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। नंबर 1 बतलाता है क्या, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम था, यही होगा। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम था यानी बिल्कुल मस्त हो चुका था। आगे आता है प्रश्न नंबर 8, रचना अभिव्यक्ति। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो कहते हैं सुमति के यजमान यानी उसके जो जान पहचान के लोग थे जो पूजा पाठ करवाते थे, अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती है। जैसे सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति था जिससे लोग खुश थे। सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था, यानी उसको बहुत लोग जानते थे। सुमति उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता था। सुमति
सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता था, यानी वो ताबीज देते थे। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते थे। वह लोगों की आस्था का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहता था। नंबर 5, सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही, मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। स्वभाव से बिल्कुल सीधा, मिलनसार यानी मिलकर खुश होने वाला, प्रेमी, कोमल रहा होगा। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान भी रखते थे। अब आगे आता है, हालांकि उस वक्त मेरा भैंस ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। उस उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। क्या ये उचित है या अनुचित है? तो प्रश्न नंबर इसका उत्तर है, सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं और गंदे कपड़े देखकर उसको दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शंकर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार में वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। उनका चरित्र बहुत अच्छा होता है, पूज्य होते हैं वो। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुछ चित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं, यानी बुरे विचार वाले भी लोग हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। कीचड़ में खिलने पर भी कमल अपनी सुंदरता बनाए रखता है। अब आगे आता है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य और शहर में किस प्रकार भिन्न है? तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ है। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सुने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं है, यानी बहुत मील तक कोई भी लोग नहीं रहते। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ दिखाई देते हैं। टिंगरी एक विशाल मैदानी भाग है। टिंगरी एक विशाल मैदानी मतलब भाग है, जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। देवालय यानी मंदिर स्थित है। देवालय को पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झड़ियों से सजाया गया है। अब आ गया था प्रश्न नंबर 11। आपने किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। इसमें अपनी यात्रा का वर्णन करना है, आप कहीं गए हों तो। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। यात्रा वृत्तांत यानी हम कहीं जाते हैं तो ये क्या है? गद्य है। और पद्य कविता टाइप में होता है, और गद्य होता है कहानी टाइप में। तो ये कहानी टाइप में हम लिखते हैं। इसकी एक पाठ्य पुस्तक में कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन से मायनों में अलग है? हमारी पाठ्य पुस्तक एक्सटीज भाग नंबर 1 निम्नलिखित पाठ और विधाएं हैं। इसमें क्या कहता है कि दो बैलों की कथा, ये क्या है? कहानी है। लहासा की ओर ये चलते हुए लिखी है, यानी यात्रा वृत्तांत हो गया। उपभोक्तावाद की संस्कृति, यह निबंध में लिखा हुआ है। सांवले सपनों की याद, यह क्या है? रेखा चित्र क्या है? कि उसने सोच सोच के लिखा हुआ है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, वह लिख दिया। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये क्या है? रिपोर्टाज। प्रेमचंद के फटे जूते यानी व्यंग्य, हंसी मजाक वाला है ये। मेरे बचपन के दिन जैसे हम बचपन के दिन याद करते हैं, तो इन्होंने याद कर करके लिखा है, तो इसको बोलते हैं संस्मरण यानी
वापस याद करके लिखना। एक कुत्ता और एक मैना, ये निबंध में लिखा हुआ है। ये हो गया। आगे आता है प्रस्तुत विधा यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से अलग है। इसका मुख्य विषय यह है यात्रा का वर्णन। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी संस्मरण में मानव वृत्त का चित्रण होता है, मानव के व्यवहार का होता है, और यहाँ पर वस्तुओं का भी कर दिया है। भाषा अध्ययन में क्या होता है कि किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए थे। नीचे दिए गए वाक्यों में अलग अलग तरीकों में लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यानी पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो यह कहता है कि यहाँ यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं, यानी घोड़ा रुका हुआ है, चल रहा है या नहीं। कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था घोड़ा पीछे जा रहा है। तो मतलब कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसमें इसका मतलब क्या है कि हमें ये पता चलता है कि घोड़ा पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यात्री क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। ये शब्द कौन से होते हैं? अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द। जैसे पाठ में कुछ शब्द आए हैं, खोटी यानी बिल्कुल खोटी, जो काम में ना आती हो। राहदारी, रास्ते पर चलने के लिए कर देना। कूची कूची, भीटा, थुक कप्पा, गांव गिराओ, भरिया, गंडा, कंजूर, चौंगी, ये शब्द प्रयोग हुए हैं। पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रम से मोटे, अच्छे और विशाल मैदानों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटकर किसी की विशेषता बता रहे हों। अब इसमें क्या है? मुख्य, व्यापारिक, बहुत, भद्र, चीनी, अच्छी, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, अगला, कम, रंग बिरंगे, मुश्किल, लाल, डंडा, ठंडा, गर्मागर्म, विशाल, छोटी सी, पतली पतली, तेज, कड़ी, छोटे बड़े, मोटे। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग में हुए हैं। यह पाठ पूरा हो चुका है। जो इस पाठ में यात्रा का वृत्तांत है, जो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा हुआ है, और पाठ का नाम है लहासा की ओर। वो लहासा जा रहे थे, तो लहासा जाते हुए उन्होंने और मतलब कितनी कठिनाइयाँ, कितनी समस्याओं का सामना किया, किन लोगों से मिले, कैसा वातावरण था, कैसी पहाड़ियाँ थी, कैसा मैदान था, इसके विषय में उन्होंने लिखा है। और लोग किस प्रकार लोगों की पहचान करते हैं, तो इस विषय में लिखा है। धन्यवाद दोस्तों।